हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा कि एंजाइना का जो पेशेंट होता है उसको चेस्ट पेन या एंजाइना पेक्टोरस यानी चेस्ट पेन क्यों होता है, उसकी वजूहात हमने पढ़ी कि इसकी एथेरोस्क्लेरोसिस, फॉर्मेशन ऑफ द थम्बस, वेजो कंस्ट्रक्शन, ये तीन मेन टाइप्स थी जो हम लोग कवर कर चुके हैं। आपने अगर वो इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप काइंडली वो देख लीजिएगा। उसके बाद हम आप लोगों को ये समझ में आएगा कि ड्रग यूज़ किस तरह करते हैं एंजाइना पेक्टोरस के अंदर या चेस्ट पेन के जो पेशेंट होता है उसके अंदर। लेकिन अगर आपने एंजाइना पेक्टोरस या चेस्ट पेन का पेशेंट देखा होगा तो उसमें मेन जो इसकी जो वजह है वो वजह ये है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है टुवर्ड्स द हार्ट मसल्स, और कार्डिक की जो डिमांड है ऑक्सीजन की वो ज़्यादा हो जाती है। तो इनके अगर ये बैलेंस में रहते हैं, अगर इन बैलेंस के अंदर इस तरीके से वेरिएशन आ जाए कि डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए तो आपको चेस्ट पेन यानी एंजाइना पेक्टोरस होगा। इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने आगे जैसे आप देखें मैंने यहाँ लिखा हुआ है कार्डिक डिप्रेशन ड्रग्स, यानी कि दिल जो है अगर इसके वर्क को हम किसी तरीके से कम कर सकें, यानी कि हम इस तरह तो कर सकते हैं कि जो दिल जितनी डिमांड कर रहा है ड्यू टू द एक्सेसिव वर्क, यानी कि वो डिमांड क्यों बढ़ रही है क्योंकि दिल जो पूरी बॉडी जो है ना वो ब्लड सप्लाई मांग रही है और दिल ज़्यादा काम कर रहा है, तो हमें ऐसी ड्रग्स देनी है जो कार्डिक डिप्रेशन हो और पेशेंट थोड़ा सा रेस्ट भी करेगा इसके अंदर, लेकिन कार्डिक डिप्रेशन हो यानी कि कार्डिक के जो काम है नॉर्मली तौर पर तो उसको करना चाहिए कि वो पूरी बॉडी के फंक्शन को जो है ना रेगुलेट कर सके, लेकिन अब इसको जो है तकलीफ है, चेस्ट पेन है, तो हमने ऐसी ड्रग देनी है जो कार्डिक की जो डिमांड है या जो कार्डिक की जो एक्टिविटी है उसके अंदर सप्रेशन कर सके, कमी ला सके, ताकि जो है ना वो अगर सप्लाई थोड़ी बहुत हो रही है तो उससे जो है ना वो दिल अपना या हार्ट जो है ना अपना काम चला सके। तो कार्डिक डिप्रेशन यानी कार्डिक आउटपुट हम कम कर सकते हैं, हार्ट रेट कम कर सकते हैं, फोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने कम करना है। ऐसी ड्रग्स देनी है जो ये तीनों काम जो कार्डिक डिप्रेशन ये तीनों काम कर सके। हमने डिमांड को कम करना है, मतलब ये है कि डिमांड जो है इसको इन ड्रग के ज़रिए हमने कार्डिक की डिमांड को हम लोगों ने कम करना है। तो ये तो थी आपकी पहली कैटेगरी, यानी ऐसी ड्रग्स हमने देनी है जिसके अंदर कार्डिक की डिप्रेशन हो। आगे चल के हम ड्रग के बारे में पढ़ लेते हैं, लेकिन पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमने ड्रग किस तरह देनी है। वेजोडाइलेटर, जैसे हमने कहा था कि वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती, तो हमने ऐसी ड्रग देनी है कि इस वेसल को कोरोनरी आर्टरी को डायलेट कर दे। इससे क्या होगा कि आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। अगर सप्लाई इस पाइप के या इस वेसल के अंदर होगी तो बहुत कम होगी, लेकिन अगर स्पेस वाइड हो जाएगा, स्पेस ज़्यादा मिलेगा, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई आपकी ज़्यादा हो जाएगी। एंटीप्लेटिलेट्स ड्रग्स, यानी कि एक और चीज़ थी फेट डिपोजिशन, और इसमें जो है ना यहाँ पर आपका प्लग फॉर्मेशन हो जाता है ड्यू टू रप्चर ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस। यहाँ पर आपकी जो है ना वो प्लग फॉर्मेशन है, तो क्या है, ये एक रुकावट है ब्लड फ्लो के अंदर। हमने ऐसी ड्रग देनी है कि जो ये प्लेटिलेट्स जो एग्रीगेट हो चुके हैं, यहाँ पर एग्रीगेशन कर चुके हैं, यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं, इसको डिजोल्व कर सके, ताकि नॉर्मल सप्लाई के अंदर क्या हो, रेगुलेशन आ जाए। तो ये भी जो है ना आपकी क्या करते हैं, सप्लाई को बढ़ाती हैं। तो ये तीन टाइप्स की ड्रग्स हैं, हमने तीन मैकेनिज्म के ऊपर काम करना है जिससे जो है ना हम हार्ट को अच्छे तरीके से प्रॉपर अमाउंट के अंदर क्या कर सकते हैं, ब्लड और न्यूट्रिएंट्स पहुंचा सकते हैं, जिससे जो है ना हार्ट जो है ना अपना प्रॉपर वर्क करता रहेगा। अब इसमें मेडिसिन कौन कौन सी आती हैं, मेडिसिन किस तरीके से काम करते हैं वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी जो है ना ड्रग्स के ऊपर आते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा कि हमें जो है ना तीन टारगेट पे काम करना है। एक तो डिमांड को जो है ना वो कम करना है, और दूसरा जो है ना जो सप्लाई है उसको बढ़ाना है। इसके लिए हमने तीन टाइप ऑफ ड्रग जो चूज़ की थी, उसके अंदर है कार्डिक डिप्रेशन यानी कि डिमांड को कम करेंगी, वेजोडाइलेटर यानी ऑक्सीजन सप्लाई को इम्प्रूव करेंगी, एंटीप्लेटिलेट्स जो ये भी जो है ना आपकी ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करेगी। सबसे पहले जो ड्रग है उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है ऑर्गेनिक नाइट्रेट ड्रग्स।
ऑर्गेनिक नाइट्रेट ड्रग जो है ना वो वेजोडाइलेटर है, यानी वेसल को डायलेट करने का काम करती हैं। अब किस तरीके से काम करते हैं आइए देखते हैं। इसके अंदर मैंने ड्रग लिखी हुई है आइसोसोर्बिट मोनोनाइट्रेट, आइसोसोर्बिट डाइनाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ये 4 ड्रग्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। दोबारा मैं बता देता हूँ, आइसोसोर्बिट मोनोनाइट्रेट, आइसोसोर्बिट डाइनाइट्रेट, नाइट्रोग्लिसरीन, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये 4 ड्रग्स मैंने लिखी हुई हैं। ये अभी आप ये 2 अल्फाज अभी रहने दें, इसके बारे में मैं पहले आपको बता दूं, फिर उसके में बात करते हैं। नाइट्रेट ड्रग NO3 ड्रग जैसे ही बॉडी के अंदर जाती है तो सेल के अंदर वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की एबिलिटी रखती है। जैसे ही वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, सेल के अंदर पहुंचती है, तो वो NO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से NO के अंदर यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होना उसका बहुत लाजमी है। उसके लिए यहाँ पर 2 एंजाइम है। एक है ये वाला एंजाइम ALDH2 अल्डिहाइड डाइहाइड्रोजिनेज एंजाइम, अल्डिहाइड डाइहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो माइटोकॉन्ड्रियल के स्पेस के अंदर रहता है। और दूसरे नंबर पर है एक ये एंजाइम जिसको एंडी रेटिकुलम P450 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम P450 कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम P450 कहते हैं, और ये साइटोक्रोम के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये 2 एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कन्वर्ट करते हैं NO2 को NO के अंदर, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर। और एक दफ़ा अगर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पर ये एक चीज़ को एक्टिवेट कर देता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है, उसको हम कहते हैं GC एंजाइम। GC एंजाइम सिंपल सेल के मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट रहता है, उसको हम कहते हैं GC एंजाइम, यानी ग्वाइनेलेट साइक्लेज एंजाइम। ग्वाइनेलेट साइक्लेज एंजाइम क्या करता है इसके बारे में हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। और हमारा टारगेट ये है कि किसी तरीके से MLC के यानी मायोसिन लाइट चेन काइनेज को, इसके काम को हम रोक सकें। ये क्या करता है? कंस्ट्रक्शन करता है यानी कि वेजो कंस्ट्रक्शन करता है। तो हमने इसके काम को रोकना है, MLCK को रोकना है। और MLCK को रोकने के लिए हम NO3 ड्रग देते हैं, फिर वो NO2 के अंदर कन्वर्ट होता है अंदर, और NO2 से NO के अंदर कन्वर्ट होने के लिए 2 एंजाइम लगते हैं जिसको ALDH2 और एंडोरेटी P450 कहते हैं। तो ये 2 एंजाइम NO के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और NO जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट ग्वाइनेलेट साइक्लेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। ये क्या काम करता है फिर आइए देखते हैं। लेकिन ये इधर मैंने ये लिखा हुआ था आइसोसोर्बिट मोनोनाइट्रेट और आइसोसोर्बिट डाइनाइट्रेट के लिए जो एंजाइम अपने लिए यूज करता है, ये ड्रग अपने लिए कौन से एंजाइम यूज करती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम P450 एंजाइम यूज करती है फॉर द कन्वर्जन ऑफ द NO2 इनटू NO के अंदर। और नाइट्रोग्लिसरीन और सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड कौन सा एंजाइम अपने लिए यूज करती है? वो है ALDH2 यानी अल्डिहाइड डाइहाइड्रोजिनेज एंजाइम को यूज करती है NO2 से NO के कन्वर्जन के लिए। अब आपने इन दोनों एंजाइम को, ये दोनों ड्रगों ने अलग अलग साइड पे जाकर जो है ना वो NO2 को NO के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, और NO ने क्या किया है? GC एंजाइम यानी ग्वाइनेलेट साइक्लेज एंजाइम को एक्टिव कर दिया है। इसका काम क्या है आइए देखते हैं। पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि GC एंजाइम आपका एक्टिवेट हो चुका है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट था। अब GC एंजाइम क्या करता है? ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? साइक्लिक ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर। यहाँ पर जो एंजाइम लगता है वो कौन सा है? GC एंजाइम। इसका ये काम है कि ये जो है ना ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर। अब इसको कन्वर्जन की इंपॉर्टेंस इसकी इसलिए है कि प्रोटीन काइनेज एंजाइम को जो है ना वो एक्टिव कर देता है। प्रोटीन काइनेज ग्वाइनोसिन एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। अब अगर ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम तब एक्टिवेट होता है जब ये सब प्रोसेस हो रहा होता है। इसकी एक्टिवेशन बहुत लाजमी है। इसकी एक्टिवेशन किस चीज़ के लिए लाजमी है? मायोसिन लाइट चेन काइनेज को ये एंजाइम एक्टिव कन्वर्ट कर देता है MLCK
डी के अंदर यानी डाइफॉस्फेट के अंदर फास्फोडाइलेट कर देता है, अपने काम से उसको रोक देता है, फास्फोडाइलेशन उसके अंदर हो जाती है। अगर ये एमएलसी के एक दफ़ा कन्वर्ट हो जाए एमएलसी के डाइफॉस्फेट के अंदर, यानी इसकी कन्वर्जन हो जाए ड्यू टू द एंजाइम प्रोटीन काइनेज गुआनोसिन एंजाइम, क्योंकि ये एंजाइम एक्टिव नहीं होता, अगर ये एक्टिव हो जाता है तो एमएलसी चेंज हो जाते हैं। अगर ये एमएलसी के चेंज ना हो तो क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगी, ये वेजो कंट्रैक्शन कराता है इसके अंदर। लेकिन अगर ये डायलेट हो जाए, एमएलसी के फास्फोडाइलेट हो जाए, फास्फोरस ग्रुप इससे निकल जाए, एक दफ़ा ये डायलेट हो जाएगा तो ये जो वेजो कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर कंट्रैक्शन क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यानी कि आपके जो मसल हैं, स्मूथ मसल हैं, स्मूथ मसल उसको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अगर ये ब्लड वेसल की सेल हो तो क्या होगा, जो आपके ब्लड वेसल हैं उसमें स्मूथ मसल रिलैक्सेशन आ जाएगी, वेजो डायलेशन हो जाएगी। और वेजो डायलेशन हमारी लिए क्या है, वो इम्पोर्टेंट है टू प्रोवाइड द प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल। समझ में आ गई? तो ये आपके ने पूरा प्रोसेस समझ लिया किस तरीके से नाइट्रेट ड्रग्स ने एंट्री की है सेल के अंदर, सेल से फिर NO के अंदर कन्वर्ट हुआ है दो एंजाइम की मदद से, और वो दो एंजाइम जब कन्वर्ट हो जाते हैं कन्वर्ट कर देते हैं NO2 को। NO के अंदर मुख्तलिफ साइड के ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये वाला एंजाइम काम करेगा, और ये एंडो रेटिकुलम एंजाइम जो है ना वो साइटोक्रोम के अंदर काम करेगा। तो ये क्या करते हैं, ये कन्वर्जन करवा देते हैं, और अगर एक दफ़ा ये कन्वर्जन हो जाए इनो का तो यहाँ पर जीसी एंजाइम एक्टिवेटेड हो जाता है, और जीसी एंजाइम क्या करता है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट के अंदर, और साइक्लिक मोनोफॉस्फेट जो है ना प्रोटीन काइनेज गुआनोसिन एंजाइम को एक्टिव कर देता है। जो एमएलसी को जो हमारा टारगेट था कि हमने इसको डीएक्टिवेटेड करवाना है, इसको इस तरीके इस फॉर्म के अंदर लाना है कि ये अपना काम न कर सके, यानी कंट्रैक्शन न कर सके, वेजो कंट्रैक्शन न कर सके, इसके लिए हमने इसको फास्फोडाइलेट किया, फास्फोरस निकाल के। तो अगर ये एक दफ़ा फास्फोरस निकल जाए, फास्फोडाइलेट हो जाए, तो आपकी जो है ना वेजो कंस्ट्रक्शन की जो क्या कहते हैं प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगी, और वेजो डायलेशन आ जाएगी मसल के अंदर, स्मूथ मसल के अंदर। और स्मूथ मसल के अंदर अगर ब्लड वेसल होगी तो वो कोरोनरी आर्टरी की होगी, अगर वो वेजो डायलेट होगी तो प्रॉपर अमाउंट का जो ब्लड है विद ऑक्सीजनेटेड वो हार्ट को मिलेगा। तो नाइट्रेट ड्रग का यही काम है, इसी तरीके से वो काम करती हैं। उम्मीद है आपको जो है ना ये समझ आ गई होगी। अच्छा, इसका एक और जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना नाइट्रेट ड्रग का काम है, मैं ज़रा थोड़ा वो लिख लेता हूँ, फिर मैं आपसे उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहता था नाइट्रेट्स ड्रग्स को देने के हवाले से, कि नाइट्रेट ड्रग्स देंगे तो हमारा टारगेट है वेजो डायलेशन वो करता है, जिस तरीके से हमने पढ़ा है कि जो है ना गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जो है ना इस एंजाइम जीसी एंजाइम की मदद से CGMP के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो जो है ना PKG एंजाइम जो है ना वो MLC के डी यानी फास्फोडाइलेट कर देता है, और फिर वेजो डायलेशन हो जाती है। इससे क्या होता है कि वेजो डायलेशन से आपकी ब्लड फ्लो के अंदर इजाफा हो जाता है, BP भी कम हो जाता है। सही है, वेजो डायलेशन। अब सेम टाइम पे क्या हो रहा था, एक ऑन द सेम टाइम क्या होता है कि बॉडी को ज़्यादा वेजो डायलेशन ना हो, ज़्यादा BP कम ना हो, ज़्यादा जो है ना वो पेशेंट का जो है ना वो जो फ्लूइड लेवल है ब्लड का, और ब्लड के अंदर जितने भी हैं उसके अंदर एक बैलेंस रहे, ताकि ज़्यादा जो है ना वो हाइपो के अंदर न चला जाए। तो इसके लिए क्या होता है कि जो CGMP है, जैसे मैंने ये कहा था, ये एक फॉर्म के अंदर आ जाती है 3,5-CGMP, यानी ये फॉर्म इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रहती है। जब ज़रूरत होगी तो जो है ना वो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ज़्यादा पूरे बॉडी के अंदर ये प्रोसेस चल रही होती। तो ज़्यादातर जो है ना ये CGMP एक PDE एंजाइम फास्फोडाइस्ट्रेज 5 एंजाइम की मदद से 3,5-CGMP के अंदर जो है ना वो रहती है, ताकि इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रहे और ज़्यादा वेजो डायलेशन ना हो, ताकि ज़्यादा BP इंसान का ट्रबल ना कर जाए, डाउन की तरफ ना चला जाए, और उसको जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो कोई हेल्थ इशू ना है। तो ये प्रोसेस मेंटेन रहता है ताकि बैलेंस में रहे। सही है, लुक आफ्टर चलती रहती है, ये एंजाइम देखता रहता है कि कहीं पर अगर ज़्यादा वेजो डायलेशन हो रही है तो फिर जो है ना ये इसको इनएक्टिव फॉर्म के अंदर ले आता है।
अब मान लो यही पेशेंट है जिसको एंजाइना है, आपने नाइट्रेट्स दिए और वो कहीं से ट्रीटमेंट ले रहा है, इरेक्टाइल यानी कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग जो होती है मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, एजुकेशन के अंदर हम ड्रग यूज़ करते हैं फॉर द बेटर एजुकुलेशन, इजेक्शन ज़्यादा हो स्पर्म की, वायग्रा वगैरह की जो ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो वेजोडाइलेशन करते हैं। वो किस तरह वेजोडाइलेशन करते हैं, जो ब्लड फ्लो है टुवर्ड्स द पेनस, और उस वहाँ के जो ब्लड जो वेसल हैं उनको वेजोडाइलेट कर देते हैं, जो पेनस की तरफ जो आपका जितने भी वेसल गए हुए होते हैं उनको वेजोडाइलेट कर देती हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो है ना बीपी वहाँ पर भी कम होने लगता है, और वो एक एंजाइम की मदद से वो वायग्रा वगैरह क्या करती हैं, वो PDE5 एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं। अगर ये यहाँ पर ये एंजाइम वहाँ इनहिबिशन करेगी तो यानी कि इस एंजाइम को अगर आप इनहिबिट कर दिया तो इन दोनों के अंदर जो बैलेंस था, जो मुआवजना था, या इसको बैलेंस में रख रहा था वो अब नहीं रखेगा, क्योंकि आपने उसको इनएक्टिव कर दिया है और सेम पेशेंट है। तो क्या होगा, वेजोडाइलेशन यहाँ पर भी हो रही है, वेजोडाइलेशन यहाँ पर भी हो रही है, सही है। तो दोनों तरफ से अगर बीपी कम हो रहा है तो क्या होगा, आप जो है ना हाइपोटेंशन के अंदर जा सकते हैं, आपको जो है ना सीरियस इशू आ सकता है। तो आपने जो है ना वो बहुत प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री लेनी होती है, पेशेंट को बताना होता है कोई आप कहीं वैग्रा वगैरह या ऐसी कोई ड्रग तो नहीं ले रहे हैं, तो आपने इसको भी चेकआउट करना होता है। ऐसे नहीं हो कि वो वहाँ पर जो है ना PD एंजाइम वाली ड्रग्स वायग्रा वगैरह वो यूज़ कर रहा हो, ऊपर से आपने नाइट्रेट भी अच्छी खासी दे दी हो, तो इससे जो है ना वो आपका पेशेंट जो है ना उसको सीरियस इशू हेल्थ की आ सकती है, या हाइपोटेंशन के अंदर आ सकता है, हेडेक उसको हो सकता है, और बाकी जो है ना और प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। तो ये जो मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि आपको इस इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको मैं बता दूं ताकि आपके जहन में ये बात रहे। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में, या तो कार्डियक डिप्रेशन या एंटीप्लेटलेट्स, इसके बारे में देखते हैं। चलिए जनाब, दूसरी टाइप की ड्रग हम पढ़ लेते हैं। एक तो नाइट्रोग्लिसरीन, हमने नाइट्रेट जो ड्रग्स थी वो कवर कर ली हैं। अब जो है ना कार्डियक डिप्रेशन के बारे में हम देख लेते हैं कि कार्डियक डिप्रेशन ड्रग किस तरीके से काम करती हैं। कार्डियक डिप्रेशन का मतलब जो कार्डियक को सप्रेस करे, डिप्रेस करे, उसके वर्क को थोड़ा सा कम कर सके, ज़्यादा काम नहीं, थोड़ा काम करे, बिल्कुल ख़त्म करने वाली बात नहीं है। यानी कि आपने कार्डियक डिप्रेशन ड्रग से कार्डियक की जो एक्टिविटी है उसके अंदर थोड़ी सी सप्रेशन, थोड़ी सी कमी लानी है। अब इसके अंदर क्या होता है, बीटा ब्लॉकर्स हम देते हैं इसके अंदर, और उसके बीटा ब्लॉकर्स में भी कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, एक बीटा 1 सेलेक्ट, अगर बीटा 2 को भी आपने ब्लॉक कर दिया, बीटा 2 रिसेप्टर को भी अगर आप ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, जो अस्थमा का पेशेंट है उसको जो है ना वो प्रॉब्लम आ जाएगी। अस्थमेटिक पेशेंट के अंदर क्या होता है कि वेजो कंस्ट्रक्शन को जो है ना ये वेजो कंस्ट्रक्शन कर सकती है। तो हमने ये वाली ड्रग बीटा ब्लॉकर के अंदर भी वही देनी है जो कार्डियक सेलेक्टिव हो। कार्डियक सेलेक्टिव मतलब बीटा 1 रिसेप्टर पे जो काम करती हैं वो ड्रग्स देनी है, जो सिर्फ और सिर्फ जो बीटा 1 रिसेप्टर से क्या होता है, नोरेपेनेफ्रिन जैसे ही बीटा 1 रिसेप्टर से बाइंड होता है तो वो अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। उसके इफेक्ट हार्ट के ऊपर क्या है, ये है कि कार्डियक आउटपुट तेज हो जाती है, हार्ट रेट तेज हो जाता है, फोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है, जिस तरह से हार्ट पंप कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, ब्लड को आगे की तरफ टुवर्ड्स द एरोटा और जो पल्मोनरी साइड के ऊपर भेज रहा है, तो उसको ज़्यादा करता है। अगर ये एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, हार्ट ज़्यादा काम करेगा, अगर ज़्यादा काम करेगा तो उसको ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी। तो हमने क्या करना है कि इस लोड को कम करना है, इस एक्टिविटी को कम करना है। अगर ये एक्टिविटी कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, जो हार्ट है वो थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा, और इसकी जो ऑक्सीजन सप्लाई के अंदर जो आ रही है वो भी प्रॉपर उसको मिलती रहेगी। लेकिन अगर ये ज़्यादा काम करेगा तो ज़्यादा डिमांड करेगा, तो हमने डिमांड को कम करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, बीटा 1 रिसेप्टर को जो है ना वो ब्लॉक करना है, या ऐसी ड्रग देनी है जो बीटा 1 रिसेप्टर के ऊपर काम करे, ताकि क्या हो, अगर बीटा 1 रिसेप्टर के ऊपर हम काम करें और हमने इस बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया या काम करने में थोड़ी सी उसकी कमी कर दी तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये सारे एरो नीचे की तरफ आ जाएंगे। फोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, हार्ट रेट,
और कार्डिक आउटपुट, इसके अंदर थोड़ी सी कमी आ जाएगी, जिससे जो है ना आपका डिमांड कम हो जाएगा ऑक्सीजन की और पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा एंजाइना के पेशेंट के अंदर। और जो बीटा ब्लॉकर के अंदर कार्डियो सेलेक्टिव है वो एटिनोलोल है, मीटोप्रोलोल है, इसोमोलोल है। इसके अंदर और भी ड्रग्स आती हैं लेकिन मैंने यहाँ 3 लिखी हुई है। और प्रोप्रानोलोल वो बीटा 2 रिसेप्टर को भी ब्लॉक करता है, 1 को भी ब्लॉक करता है, 2 को भी ब्लॉक करता है, जिससे एस्थमेटिक पेशेंट को वर्स्ट कंडीशन के अंदर जा सकता है। तो हमने जो है ना ऐसी ड्रग नहीं देनी जिससे जो है ना पेशेंट को कोई और तकलीफ शुरू हो जाए। तो ये तो था कार्डिक डिप्रेशन ड्रग। अब आते हैं एंटीप्लेटलेट्स ड्रग के ऊपर। आइए, तीसरी ड्रग एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स, क्योंकि प्लेटलेट्स भी फॉर्म हो रही थी, देखा आपने किस तरीके से प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन हो रही थी और वो जो है ना वो ब्लड फ्लो को रोक रही थी। हमें ऐसी ड्रग देनी है जो इस प्लेटलेट्स की जो है ना वो उसको तोड़ सके। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाई है एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स के बारे में, तो वो एंटीप्लेटलेट्स की जितनी भी वो और ड्रग्स हैं आप जो है ना वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। वो बहुत लेंथी लेक्चर है, आप उसको लाजमी देखिएगा। वो है एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स। अब एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स के अंदर मैंने यहाँ एक ड्रग लिखी हुई है, वो है डाईपायराडामोल। डाईपायराडामोल ड्रग क्या करती है, वो स्टॉप करती है डिग्रेडेशन ऑफ एडिनोसिन, यानी जो एडिनोसिन है इसकी डिग्रेडेशन, यानी कहीं पर भी अगर एडिनोसिन किसी भी वजह से कम हो रहा है या उसको तोड़ने वाले कोई एंजाइम है या कुछ भी है, तो ये ड्रग क्या करेगी, उसको रोकेगी ताकि एडिनोसिन का लेवल मेंटेन रहे या ज़्यादा रहे। अगर एडिनोसिन ज़्यादा होगा और मेंटेन रहेगा तो क्या फ़ायदे होंगे। एडिनोसिन हार्मोन है जो प्रेजेंट रहता है लिवर के अंदर, समझ में आ गई। अब इसके अगर डिग्रेडेशन लिवर के अंदर हो रही है, कहीं पर भी हो रही है, तो ये डाईपायराडामोल ड्रग जाएगी और उसको स्टॉप करेगी। इसकी जो है ना कमी आप नहीं करो, एडिनोसिन की कमी नहीं करो, क्योंकि हमें एंजाइना का पेशेंट है उसके लिए इस एडिनोसिन का होना ज़रूरी है। और अगर ये होगा तो क्या होगा, एक तो ये वर्क करती है एज अ वेजोडायलेटर, आपकी वेजोडायलेशन कराएगी। वेजोडायलेशन होगी तो क्या होगा, प्रॉपर ब्लड फ्लो हार्ट को मिलेगा। दूसरा वर्क करता है एज अ कार्डिक डिप्रेशन, दिल के जो काम है उसको उसमें थोड़ी सी कमी लाता है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाना, कार्डिक आउटपुट इसके अंदर कमी करेगा। तीसरे नंबर पर एंटीप्लेटलेट्स, यानी कि प्लेटलेट्स की जो एग्रीगेशन हो रही थी वेसल के अंदर, उसको भी तोड़ने के लिए काम आती है, समझ में आ गई। इसके अलावा एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स के ऊपर मैंने पूरी एक लेक्चर की है और आप सर्च आउट कर लीजिएगा एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स, तो उसका पूरा मैकेनिज्म और जो पैथोफिजियोलॉजी और फिर ड्रग कैसे काम करते हैं वो भी मैंने जो है ना वो एक अलग सा लेक्चर है। लेकिन यहाँ पर मैंने एंटीप्लेटलेट ड्रग्स के लिए एक ही ड्रग चूज़ की थी, वो थी डाईपायराडामोल, और वो एडिनोसिन के लेवल को मेंटेन या ज़्यादा करती है, ताकि हमारे को ये 3 इफेक्ट हमारे लिए एंजाइना के पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आइए देखते हैं अदर कैटेगरी ऑफ द ड्रग्स। एक और कैटेगरी पढ़ लेते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की जो मेडिसिन है वो किस तरह काम करती है। कैल्शियम क्या करता है कि एक तो वेसल को कंट्रैक्ट करने की काम करता है, यानी वेसल को कंस्ट्रक्शन करता है। अगर वेसल की डायलेशन की में प्रॉपर एरिया है जिससे ब्लड फ्लो हो सकता है, लेकिन अगर कैल्शियम ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो कंस्ट्रक्ट हो जाएंगी। इसी तरीके से हार्ट मसल कंट्रैक्शन करता है, ज़्यादा पंपिंग करने के लिए जो है ना वो भी कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने क्या करना है, इन कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करना है ताकि कैल्शियम चैनल अपना काम न कर सकें, जिससे जो है ना वेजोडायलेशन हो और हार्ट की जो एक्टिविटी है उसके अंदर डिप्रेशन हो, हार्ट डिप्रेशन के तौर पर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेजोडायलेशन के लिए अगर हम यूज़ करते हैं तो वो है वेजो सेलेक्टिव कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यानी कैल्शियम की जो चैनल है हमने ब्लॉक किए। लेकिन ऐसी ड्रग एम्लोडिपाइन, नेफाडिपाइन, ये क्या काम करेंगी, ये ब्लड वेसल के ऊपर जो चैनल होंगे उसको ब्लॉक करेगी ताकि जो है ना वेजोडायलेशन हो। और कार्डियो सेलेक्टिव चैनल ब्लॉकर कहाँ जाएंगी, ये जाएंगी हार्ट मसल में, और वहाँ पर जो चैनल होंगे कैल्शियम के उनको ब्लॉक करेगी ताकि कार्डिक की जो एक्टिविटी है उसके अंदर डिप्रेशन आ जाए, कमी आ जाए। और हमारा गोल ही यही है कि अगर कार्डिक डिप्रेशन कम होगा तो ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी और वेजोडायलेशन से ऑक्सीजन की जो प्रॉपर सप्लाई है वो कंप्लीट होगी। तो ये दो टाइप ऑफ ड्रग्स, दो टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम यूज़ करते हैं एंजाइना पेशेंट के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले वेजो सेलेक्टिव चैनल ब्लॉकर, इसमें एम्लोडिपाइन, नेफाडिपाइन, और इसके अलावा कार्डियो सेलेक्टिव चैनल ब्लॉकर जिसके अंदर डेल्टाजिम और वेरापामिल, ये 2 ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वेरापामिल और डेल्टाजिम कार्डियो सेलेक्टिव चैनल ब्लॉकर के अंदर। और एम्लोडिपाइन, नेफाडिपाइन तो डेफिनेटली आप जो है ना वो बीपी के अंदर भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ना
यहाँ पर ये अगर ड्रग डॉक्टर यूज़ कर रहा है एंजाइना के पेशेंट को, तो आपको ये बात समझनी चाहिए। अगर ये वेजो सेलेक्टिव यूज़ कर रहा है तो वेजो डायलेशन की कोशिश कर रहा है। अगर ये डेल्टाजिन या वेराप्रामिल यूज़ कर रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि कार्डिक एक्टिविटी को डिप्रेस करने के लिए कैल्शियम चैनल दिए जा रहे हैं। तो ये एक और जो कैटेगरी थी, मैंने कहा मैं आपको यहाँ पर लिख दूँ ताकि एंजाइना के पेशेंट को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। आइए एक और कैटेगरी एंजाइना पेशेंट के हम जो ड्रग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक मॉडिफायर्स। इसके अंदर जो ड्रग हैं वो है ट्राइमेटाजाइडीन रिनोल्जीन। ये ट्राइमेटाजाइडीन और रिनोल्जीन क्या करती हैं, देखिए जी पहले नॉर्मल समझ लीजिए। बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है। अब अगर बॉडी एनर्जी कंज्यूम करेगी, लेगी किससे, फैटी एसिड से, तो क्या होगा कि फैटी एसिड को यहाँ पर एक एंजाइम है LC3 केट एंजाइम, जिसको कहते हैं लॉन्ग चेन 3 केटोएसाइल कोथायोलेज एंजाइम। LC3 केट एंजाइम क्या करता है, कन्वर्जन करता है फैटी एसिड को फॉर द ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन से फिर आपको बॉडी जो है ना वो एनर्जी गेट करती है, फिर अपना काम करती है। ग्लूकोज के केस में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन हो जाती है खुद ब खुद और बॉडी जो है ना वो एनर्जी गेट कर देती है। यहाँ पर कोई एंजाइम नहीं है। इस कन्वर्जन के लिए, इस ऑक्सीडेशन के लिए फैटी एसिड को यूज़ करता है जब भी बॉडी, तो एनर्जी तो मिलती है लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा डिमांड करता है। फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़्यादा मिकदार चाहिए, जबकि ऑक्सीजन ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी और एनर्जी बॉडी को मिलेगी, तो लेकिन इसके लिए ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी। अब बॉडी को तो एनर्जी की ज़रूरत है, चाहे वो फैटी एसिड दे या ग्लूकोज दे, समझ में आ गई। लेकिन इसको अगर ये फैटी एसिड से आप एनर्जी लेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन आपको रिक्वायर्ड होगी बॉडी को। इससे अगर आप एनर्जी लेंगे तो ऑक्सीजन की डिमांड आपकी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो हमें एंजाइना के पेशेंट में किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हमें ऑक्सीजन चाहिए किसी भी तरीके से। तो हम लोग ऐसे करते हैं कि ऐसी ड्रग देते हैं जो इस एंजाइम को LC3 केट एंजाइम को इनहिबिट कर दे, और वो ड्रग्स हैं हमारे पास ये वाली 2 ड्रग्स, और इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक मॉडिफायर्स। ये ड्रग्स क्या करती हैं, इस एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं। ब्लॉक हो जाएंगी तो फैटी एसिड की यूजेज कम हो जाएगी, ऑक्सीडेशन के अंदर नहीं आएगी, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। इससे क्या होगा कि ग्लूकोज पर बर्डन आ जाएगा, लेकिन ग्लूकोज के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करने में थोड़ी सी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो थोड़ी सी ऑक्सीजन में आपको एनर्जी दे देगा। जबकि फैटी एसिड जो है ना वो ज़्यादा एनर्जी ऑक्सीजन की डिमांड मांगता है, तो इस वजह से हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये ड्रग्स क्या करती हैं कि LC3 केट एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे, जिससे फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन और में कमी आ जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। सही है। तो ये एक 5वीं कैटेगरी थी ड्रग की जो एंजाइना के पेशेंट के हम लोग देते हैं। आइए देखते हैं कि और कौन सी ऐसी ड्रग है जो हमसे रह गई है। एंजाइना के पेशेंट में एक और कैटेगरी की ड्रग हैं, वो हम देख लेते हैं। पोटाशियम चैनल ओपनर। अब ये पोटाशियम चैनल ओपनर किस तरह काम करती हैं, देखें। ये ह्यूमन सेल है, ये अगर डिपोलराइजेशन स्टेट के अंदर है यानी वर्किंग स्टेट के अंदर है या जो है ना ये सेल वर्क करेगा, तो क्या होगा कि पॉजिटिव आयन अंदर जाएंगे, पॉजिटिव अंदर गया आयन कोई सा भी हो, नेगेटिव आयन बाहर की तरफ जाएंगे, तब जाके ये डिपोलराइजेशन स्टेट के अंदर होगी यानी वर्किंग के अंदर होगी यानी एक्टिविटी प्रोड्यूस करेगा एक। लेकिन अगर ये सेल पोलराइजेशन के अंदर होगी, रेस्ट के अंदर होगी, रिलैक्स होगी, तो किस कंडीशन में होगी, पॉजिटिव आयन अंदर आएंगे और नेगेटिव आयन बाहर जाएंगे। पोटाशियम हमारा क्या है, पॉजिटिव आयन है, तो हम ये चाहते हैं अगर ये ओपन रहें तो क्या होगा, पोटाशियम आयन बाहर अंदर की तरफ जाते रहेंगे, या नेगेटिव आयन भी ओपनर हो। लेकिन इसमें क्यों पोटाशियम आयन है, ये ओपनर है, तो ये पोटाशियम आयन
ज़्यादा से ज़्यादा सेल के अंदर आते रहे, जमा होते रहे, जमा होते रहे, जमा होते रहे, क्या हुआ, पोलराइज स्टेट के अंदर आ गई, पोलराइजेशन होगी, रिलैक्स हो गया ये आपका सेल। मान लो ये सेल जो था ब्लड सेल था, तो क्या होगा, अगर वेसल रिलैक्स होगी तो क्या होगी, डायलेट होगी। वेजो डायलेशन वाली अप्रोच आपकी यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि जो वेजो डायलेशन हम चाहते हैं जिससे जो ऑक्सीजन की डिमांड या सप्लाई बढ़ जाएगी। दूसरे नंबर पर अगर यही सेल कार्डिक सेल होगी और इसके पोटाशियम चैनल ओपन रहे, पॉजिटिव आयन अंदर जाता रहा, तो क्या होगा, हार्ट की एक्टिविटी रिलैक्स होगी, वो रिलैक्स करेगा, रेस्ट करेगा, कमी आएगी उसके अंदर। तो क्या होगा, दूसरी डिमांड आपकी जो कार्डिक डिप्रेशन है, यानी कि हार्ट की जो एक्टिविटी है आपने उसमें कमी लाई, किस वजह से, कि पोटाशियम आयन जो चैनल थे आपने उनको ओपन रखा। इसके अंदर जो मेडिसिन है इनमें जो है ना, पिनोसिडिल, मिनॉक्सिडिल, ये दोनों मैंने लिखी, पिनोसिडिल, मिनॉक्सिडिल, ये पोटाशियम चैनल ओपनर ड्रग हैं, जिससे जो पॉजिटिव आयन सेल के अंदर जाएगा तो वो पोलराइज स्टेट के अंदर चली जाएगी। एक तो अगर वो सेल वेसल की होगी तो रिलैक्स हो जाएगी, वेजोडाइलेशन आ जाएगी, हार्ट की होगी तो हार्ट का काम थोड़ा कम हो जाएगा, और क्या कहते हैं, हार्ट रिलैक्सेशन के अंदर आ जाएगी ना, डिमांड में कमी आ जाएगी ऑक्सीजन की। तो ये तो था आज का लेक्चर अबाउट एंजाइना पेक्टोरस, चेस्ट पेन के अंदर एक्चुअल होता क्या है, और हमने कौन कौन सी ड्रग कब कब देनी है, किस किस ड्रग की अप्रोच हमने यूज़ करनी है, वो फिर जो मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट हैं वो ही देखते हैं कि हमें कौन सी ड्रग किस कम्बिनेशन के साथ देनी है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके अंदर कोई भी यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हो गई हो, लिखने में कुछ चीज़ भूल गया हूँ, कहने में कोई चीज़ भूल गया हूँ, तो काइंडली कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय।